अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस मार्केट और कंज्यूमर मार्केट के डिफरेंसेस को समझते हुए हमने पहले कंज्यूमर मार्केट के चैप्टर को पढ़ा और अब हम बिजनेस मार्केट के चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। मजीद हम एनालाइजिंग द बिजनेस मार्केट को देखेंगे कि उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरह से बायर सप्लायर रिलेशनशिप जो है वो मूव करते हैं मार्केट में, और इसके मजीद क्या डिटेल्स हैं। सो लेट्स मूव ऑन। हैंडलिंग प्राइस ओरिएंटेड कस्टमर्स। बिजनेस मार्केट के अंदर कुछ कस्टमर्स जो हैं वो प्राइस ओरिएंटेड होते हैं। जिस तरह कंज्यूमर मार्केट के अंदर प्राइस ओरिएंटेड कस्टमर्स मौजूद होते हैं, इसी तरह बिजनेस मार्केट के अंदर भी प्राइस ओरिएंटेड कस्टमर्स मौजूद होते हैं। प्राइस ओरिएंटेड होने से मुराद ये है कि ये कस्टमर्स प्राइस को जो है मेन प्रायोरिटी देते हैं कि प्राइस जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, और वो जो है डिस्काउंटेड रेट्स पे या कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। अपने मैन्युफैक्चरर्स को कहते हैं कि उनको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बना के दें। तो ये सारी चीजें हो तो सकती हैं, कॉस्ट या प्राइस या प्राइस इफेक्टिव प्रोडक्ट्स या कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बन तो सकती हैं, लेकिन जाहिर है कि उसके साथ कुछ चीजें एडिशनल चीजें जो है वो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो लेट्स सी के प्राइस ओरिएंटेड कस्टमर्स के को किस तरह से बिजनेस मार्केट्स में हैंडल किया जाता है। लिमिट द क्वांटिटी परचेज। अगर आप एक प्राइस ओरिएंटेड कस्टमर हैं एंड यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड अ लॉट, तो जो क्या करते हैं उनको डील करने का एक ये तरीका होता है कि उनकी परचेज क्वांटिटी को लिमिट कर दिया जाता है। ठीक है, कि अगर आप फॉर इंस्टेंस 2 लाख से ऊपर का माल नहीं खरीद रहे, तो आपको जो है 50 टन से ज्यादा भी आप बाय नहीं कर सकते। इफ यू आर विलिंग टू परचेज मोर देन 2, यानी 2 लाख के ऊपर आपकी 50 टन की लिमिट है। अगर आप इससे ऊपर परचेज करेंगे तो इससे ज्यादा जो परचेज करेंगे 2 लाख के ऊपर से कि ऊपर अमाउंट से इससे ज्यादा अमाउंट का पे जो है बाय करेंगे आप, तो फिर आप जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। अलाउ नो रिफंड्स। अगर आप क्वांटिटी को लिमिट नहीं करते तो आप रिफंड्स को जो है वो अलाउ नहीं करते। मेक नो एडजस्टमेंट्स। फॉर जिस तरह से कंज्यूमर मार्केट में सेल्स के अंदर ऐसे होता है, जब आप जो है वो सेल्स के ऊपर चीज खरीदते हैं तो आपको जो है वो चेंज नहीं होती प्रोडक्ट। इसी तरह अगर आप बिजनेस मार्केट में भी देखें कि अगर आप जो है डिस्काउंटेड रेट पे प्राइस डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो दोबारा एडजस्टमेंट्स के चांसेस वो आपको नहीं देते। और प्रोवाइड नो एडिशनल सर्विसेज। तो आपको बिजनेस मार्केट के अंदर भी इफ यू आर कॉस्ट इफेक्टिव काइंड ऑफ अ पर्सन या कॉस्ट इफेक्टिव काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आपको एडिशनल सर्विसेज नहीं दी जाएंगी। फॉर इंस्टेंस अगर आपने बल्क में कोई चीज परचेज की है तो डिस्ट्री आपको जो है सप्लाई भी खुद ब खुद वो जो सेलर था वो कर दे, लेकिन अगर आपने एक थोड़ी क्वांटिटी में चीज को परचेज किया तो वो आपको सप्लाई नहीं करेंगे, तो आपको एडिशनल सर्विसेज भी साथ नहीं दी जाती। मेथड्स फॉर रिसर्चिंग कस्टमर वैल्यू। किन मेथड्स के थ्रू कस्टमर की वैल्यू, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट्स के अंदर वैल्यू क्रिएट की जा सकती है, और ये हम पढ़ेंगे बिजनेस मार्केट के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले देख लेते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। इंटरनल इंजीनियरिंग असेसमेंट। जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर कैपेसिटी मौजूद है, उस इंजीनियरिंग की या उस लेवल की असेसमेंट करके आप ये देखें कि आप जो है कौन सी किस किस्म की कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। विच मीन सप्लायर ये चीज को देखे कि वो जो चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बायर के लिए, तो वो उसकी किस नेचर की उसके लिए जो है वो वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं। फील्ड वैल्यू असेसमेंट। फील्ड वैल्यू असेसमेंट के अंदर ये देखा जाता है कि आप जो हो फील्ड वैल्यू असेसमेंट में भी यही चीज देखी जाती है कि आप किस तरह से जो है ऑन द ग्राउंड या प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर आप क्या कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है फोकस ग्रुप वैल्यू असेसमेंट। आप जो वो ज्यादा जो है जो इंडस्ट्री के टाइकून्स होते हैं या इस तरह जो इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका नाम होता है एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर, उनका फोकस ग्रुप बिठा के आप जो क्या करते हो कि उनसे आइडियाज को एक्सट्रैक्ट करते हो, बिजनेसेस आइडिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं कि अपने जो है बायर्स के लिए किस तरह से वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। फॉर इंस्टेंस मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बड़े जो है मिल बैठे हैं और ये देखें कि जो हमारा रिटेलर है या जो जिन शॉप्स में हम सप्लाई करते हैं उनके लिए हम क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट सर्वे क्वेश्चन, या आप डायरेक्ट सर्वे क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है कॉन्जॉइंट एनालिसिस। कॉन्जॉइंट एनालिसिस होते हैं फॉर इंस्टेंस टेस्ट एनालिसिस हो गया, ये चीजें होती है, इनको कॉन्जॉइंट एनालिसिस में
डाला जाता है जिसके अंदर आप कोई चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे हो। तो एक्सपेरिमेंटेशंस करके आप कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। बेंचमार्क्स को मीट करके जो है आप कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। कॉम्पोजिशनल अप्रोच यूज करके कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस और रेटिंग्स के थ्रू आप रेटिंग्स को देख के कि आपको कस्टमर ने किस तरह से रेट किया है, उन रेटिंग्स के अकॉर्डिंग जो है आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से एक बायर या एक सप्लायर जो है अपने बायर को या जो है ऑर्डर को कर रहा होता है, सप्लाई कर रहा होता है, तो ये ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशंस की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं कि किस तरह से ऑर्डर जो है वो डिस्पैच होते हैं और किस तरह से इन्वेंट्रीज को मैनेज किया जाता है। तो देख लेते हैं कि क्या 3 फॉर्म्स है। फर्स्ट वन इज स्टॉकलेस परचेज प्लान। स्टॉकलेस परचेज प्लान वो होता है कि सप्लायर होल्ड्स द आइटम्स ऑर्डर्ड बाय कस्टमर इन इट्स ओन वेयरहाउस एंड रिलीजेस देम व्हेन एंड एज रिक्वायर्ड। सप्लायर जो है कस्टमर ने जिस तरह की चीजें ऑर्डर की होती हैं उनको देख के अपनी इन्वेंट्री में सेव कर लेता है और उनको तब रिलीज करता है जब उनकी जरूरत होती है। इसी तरह वेंडर मैनेज इन्वेंट्री है, ये वीएमआई जिसको बोलते हैं। इट इज अ बिजनेस मॉडल in which buyer provides information to the vendor and vendor takes the responsibility of maintaining the inventory। इसके अंदर क्या होता है कि जो बायर होता है वो वेंडर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या उनको बताते हैं कि इस स्पेसिफिक एरिया में आपने हमारी इन्वेंट्री को मैनेज करना है। लाइक एक बहुत बड़ा कोई शॉपिंग मॉल है या एक बहुत बड़ा ग्रोसरी मॉल है या कोई बड़ा जो है फ्रूट सप्लायर है, वेजिटेबल सप्लायर है, तो वो किसी इन्वेंट्री मैनेजर को हायर कर लेता है और वो उससे अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कराता है। इसी तरह होती है कॉन्टिन्यूस रिप्लेनिशमेंट। कॉन्टिन्यूस क्या है? मुसलसल। और रिप्लेनिशमेंट क्या होता है? रिप्लेनिशमेंट होता है मुसलसल किसी चीज को जो है वो उसकी फीडिंग करते रहना या उसको नर्चर करते रहना, रिन्यू करते रहना। तो कॉन्टिन्यूस रिप्लेनिशमेंट के अंदर क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच अ सप्लायर इज नोटिफाइड डेली about the actual sales or warehouse shipment and commits replenishing these sales। इसके अंदर सप्लायर को डेली अपने इन्वेंट्री की तरफ से या अपनी कंपनी की तरफ से वेयर हाउस की डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं और इन वेयर हाउस की डिटेल्स प्रोवाइड किए जाने के बाद क्या है कि वो देखता है कि कितनी शिपमेंट हुई, कितनी सेल्स हुई और कॉन्टिन्यूसली अपनी इन्वेंट्री को क्या करता रहता है? अपडेट करता रहता है या न्यू चीजें बाय करता रहता है। इस्टेब्लिशिंग कॉर्पोरेट ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। कॉर्पोरेट ट्रस्ट बिजनेस मार्केट्स के अंदर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी किस तरह से क्रिएट होती है? 3 डायमेंशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सपर्टीज, ट्रस्टवर्दीनेस, लाइकेबिलिटी। एक्सपर्टीज कि कोई कितने हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है, ये कितनी लेंथी हिस्ट्री है, कितनी स्ट्रेंथ से जो है वो उस फील्ड में काम कर रहा है। तो जितने अरसे से कोई बंदा, कोई सप्लायर या कोई बायर उस एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो उतना ही एक्सपर्ट माना जाएगा, स्किलफुल माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज ट्रस्टवर्दीनेस। कितना किसी सप्लायर का मार्केट में एक एज अ ट्रस्ट वर्दी नेम बन चुका है कि उनके फ्रॉड्स के केसेस सामने नहीं आए या उनके डिफॉल्टर के केसेस सामने नहीं आए, उनके कस्टमर की तरफ से जो है वो नहीं सामने आई, कंप्लेंट सामने नहीं आई। तो एक्सपर्टीज होगी, ट्रस्ट वर्दीनेस होगी और लाइकेबिलिटी। कितने ज्यादा कोई चीज जो है मार्केट में इस वक्त चल रही है। फॉर इंस्टेंस एबीसी सप्लायर को तकरीबन 70% ऑफ द ऑर्डर्स इस वक्त मिल रहे हैं। तो अगर उनको इस वक्त 70% ऑफ द ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो इट मीन्स कि दे आर लाइकेबल इन द मार्केट फॉर नाउ। तो उनकी लाइकेबिलिटी को भी कॉर्पोरेट ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के अंदर देखा जाएगा। ट्रस्ट की क्या क्या डायमेंशन होते हैं या आप ट्रस्ट करते हुए, देखते हुए कौन सी चीजों को देखते हो? फर्स्ट वन इज, जिस तरह फॉर इंस्टेंस आई एम अ बायर एंड आई एम गोइंग टू ट्रस्ट अ सप्लायर, तो मैं क्या देखूंगी कि वो क्या, उसमें क्या प्रॉब्लम होना चाहिए ऐसे सप्लायर के अंदर कि वो ट्रस्ट वर्दी उसको कंसिडर किया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपेरेंट, अपनी ट्रांजेक्शन में, अपनी डीलिंग में ट्रांसपेरेंट हो। प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो देगा वो क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए। इंसेंटिव, वो सप्लायर बायर को क्या इंसेंटिव देता है, लाइक कितनी रिबेट देता है, कितनी छूट देता है, कितनी एक्स्ट्रा सर्विसेज देता है। पार्टनरिंग, वो सप्लायर अपने बायर को एज अ पार्टनर डील करता है या नहीं करता। देखिए, एज अ पार्टनर डील करना और एज अ जस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन और जस्ट पासर बाय डीलिंग करना वो डिफरेंट चीज होती है। अगर आप एज अ पार्टनर डील करते हैं तो वो एज अ पार्टनर डीलिंग कुछ डिफरेंट होती है। तो अगर आप उसको एज अ पार्टनर डील करते हैं, उसको आप अपना साथी समझते हैं,
आप ये समझते हैं कि ये आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके साथ जो है वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स कायम करोगे। कोऑपरेटिंग डिजाइन, उनका जो बिजनेस डिजाइन है वो कितना कोऑपरेटिव है, कितने जो है प्रोडक्ट कंपैरिजंस के थ्रू उस सप्लायर ने आपको कन्विंस किया है, उनकी सप्लाई चेन कितनी स्मूथ है, और मींस टाइमली डिलीवरी होती है या नहीं होती और परवेसिव एडवोकेसी एडवोकेसी और परवेसिव का मतलब होता है, परवेसिव एडवोकेसी होगी कि कितना जो है वो उनको अपने आप को डिफेंड करने की जरूरत पड़ती है। अगर उनकी क्वालिटी, उनके इंसेंटिव्स, उनकी सप्लाई चेन हर चीज उनके लिए बोलती है, तो दे डोंट हैव टू डू एन एडवोकेसी फॉर देमसेल्फ, उनको अपनी अपनी वकालत करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बायर और सप्लायर के रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव्स। मैं अपने आप को बायर कंसिडर कर रही हूँ और एबीसी सप्लायर जो है उससे मैंने प्रोडक्ट्स को बाय करना। अगर एबीसी सप्लायर के साथ एक्स वाई जी सप्लायर भी आ गए हैं और 1 2 3 सप्लायर भी आ गए हैं और 5 4 6 सप्लायर भी आ गए, तो मेरे पास जो है चॉइसेस ज्यादा हो गई हैं। अब जब अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव्स होंगे, मेरे पास चॉइसेस ज्यादा होंगी, तो हर बंदा जो है वो मार्केट में जो सप्लायर होगा वो कंपेटिटिव नेचर के पैकेजेस दे रहा होगा। जब वो कंपेटिटिव नेचर के पैकेजेस दे रहा होगा तो आई विल बी हैविंग अ चॉइस टू चूज विद इन दोज सप्लायर्स। तो मैं फिर जाहिर है कि जो मेरे ओल्ड बाय सप्लाई रिलेशनशिप होंगे वो इम्पैक्ट होंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं हमेशा 1 2 3 सप्लायर ही से बाय करती थी, लेकिन एक्स वाई जी सप्लायर ने अपनी क्वालिटी भी इम्प्रूव की, ट्रस्ट वर्दीनेस भी इम्प्रूव की, लाइकेबिलिटी भी उसकी इम्प्रूव होगी, तो ऑब्वियसली आई हैव टू थिंक अबाउट चेंजिंग माई सप्लायर। देन इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सप्लायर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सप्लाई का मतलब है कि कितना जो है वो सप्लाई करने में जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का उनका प्रोसेस है या सिंपल नेचर का प्रोसेस है जो आपको सप्लाई कर देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई, इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट की टाइमली डिलीवरी को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, अगर कोई सप्लायर था जो कि एक वक्त था कि वो बहुत अच्छे से और वो टाइमली डिलीवरीज को इम्पोर्टेंस देता था, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो कर गया, लोगों ने उसको ज्यादा हायर करना स्टार्ट किया, तो उसकी उसकी नजर में जो है टाइमली डिलीवरी की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम होगी, तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लाई उसकी नजर में कम होगी, तो ये चीज हमारे रिलेशनशिप को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी। सप्लाई मार्केट डायनामिज्म, किसी चीज की मार्केट में वैसे ही जनरली डिमांड कम होगी, तो मैं अपने सप्लायर के साथ डेफिनेटली मेरे रिलेशनशिप जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस गर्मी आ गई, सीजन चेंज हो गया, अब ऑरेंजेस का सीजन नहीं है, तो और मैं एक फ्रूट वेंडर हूँ, तो अगर मैं मुझे ऑरेंजेस वाले सप्लायर से नहीं कुछ चाहिए अब मजीद, बिकॉज सप्लाई मार्केट डायनामिज्म ऐसा है, डायनामिक्स चेंज हो गए। अब जो मेरा रिलेशनशिप होगा वो दूसरे फ्रूट्स वाले से होगा जो कि सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इफेक्ट करती हैं बायर सप्लायर रिलेशनशिप को। अच्छा, अब देख लेते हैं हम कैटेगरीज क्या होती हैं बायर सप्लायर रिलेशनशिप की। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं इनके अंदर। बेसिक बाइंग एंड सेलिंग, जिसके अंदर सिंपल बाइंग और सेलिंग का रिलेशनशिप होता है, कोई पार्टनरिंग का रिलेशनशिप नहीं होता। बेयर बोन्स में पार्टनरिंग का रिलेशनशिप आ जाता है कि सेलर जो है बायर को अपनी बैकबोन का दर्जा देता है और बायर भी जो है सेलर को इंपॉर्टेंस देता है। कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजेक्शन, कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजेक्शन क्या है? इट इज अ ट्रांजेक्शन दैट बिजनेस इज ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म ड्यू टू इट्स प्रीवियस एग्रीमेंट। बायर से कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजेक्शन में ये है कि बायर ऑब्लाइग्ड हो जाता है या वो मजबूर हो जाता है किसी चीज को बाय करने के लिए, इसलिए कि उसने सप्लायर से या सेलर से जो है एक प्रीवियस एग्रीमेंट किया होता है। कस्टमर सप्लाई, कस्टमर सप्लाई ये होता है कि जो कस्टमर मांग रहा है उसके अकॉर्डिंग बायर को करना ही है, विच मीन्स कि कस्टमर को डिमांड के अकॉर्डिंग या कस्टमर की सप्लाई, कस्टमर इंक्रीज हो गए तो जो है सेलर को, बायर और सेलर के रिलेशनशिप डेफिनेटली वो जाएंगे, वो भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। कोऑपरेटिव सिस्टम्स, कोऑपरेटिव सिस्टम्स के अंदर ये होता है कि जिसके अंदर बायर और सप्लायर एज अ पार्टनर काम कर रहे होते हैं। कोलैबोरेटिव सिस्टम, कोलैबोरेटिव सिस्टम में ये होता है कि बायर सेलर को अपनी इनपुट देता है, सेलर जो है फिर अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके दोबारा से बायर तक पहुंचाते हैं, तो कोलैबोरेशन में काम चलता रहता है। म्यूचुअली अडेप्टिव, म्यूचुअली अडेप्टिव में ये होता है कि दोनों एक दूसरे को अडेप्ट करते हैं। जिस तरह अगर सेलर ने अपने
प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन में कोई चेंजिंग की है तो बायर उसको अडेप्ट करे। अगर बायर ने अपने ऑर्डर प्लेसमेंट के अंदर स्पेसिफिकेशन के अंदर कोई चेंजिंग किया तो सेलर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करे। तो ये म्यूचुअली अडेप्टेशन है। एंड लास्ट वन इज द कस्टमर इज द किंग, जो वॉट एवर बायर हैज सेड सेलर को वो काम करना ही है। तो ये बायर सेलर रिलेशनशिप हो गया। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम बिजनेस मार्केट चैप्टर। ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब आपको डिफरेंसेस बिजनेस मार्केट और कंज्यूमर मार्केट की समझ आ गए होंगे। बिजनेस मार्केट एक लार्जर स्केल में बात की जाती है, पूरे एक बिजनेस की बात की जाती है। कस्टमर के अंदर जो है जाहिर है आप इंडिविजुअल कस्टमर पे टारगेट के वो जो है उस तरह से बात कर रहे होते हैं। तो जो है नेचर ऑफ वर्किंग में डिफरेंस है, लेकिन समहाउ डायनामिक्स या डायमेंशन सेम ही है। ट्रस्ट वहां भी जरूरी है, यहाँ भी जरूरी है, परसेप्शन वहां भी जरूरी है, यहाँ भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें। सो होपफुली you have got this chapter, you have understood this chapter. Still if you have any questions you can contact me. Thank you so much.